एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं बजट के बारे में। मैं जानता हूँ हालांकि इस वीडियो को आने में थोड़ा समय लग गया। आप समझते होंगे इसके बारे में। इस दौरान कुछ होली महोत्सव के दौरान छुट्टियाँ रहीं, मैं भी कुछ व्यस्त रहा, इसी वजह से थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जो उस समय देरी हुई उसको भरपाई कर पाएँ। अभी बजट का एक वीडियो जो हमने अपलोड किया था वो इस बारे में था कि बजट के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कॉन्सेप्ट्स मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, उन सब के बारे में अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो करने जा रहे हैं कि इस बार जो भारत सरकार ने बजट पेश किया इसके बारे में। तो अभी जो बजट में बातें हैं इसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स। हालांकि आपको थोड़ा लगेगा कि कुछ फैक्ट्स की बात है, लेकिन जो हमने जो जिस्ट निकाला है बजट के कुछ भी फैक्ट्स के बारे में, वो जिस्ट इस संदर्भ में है कि आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा, मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा, झारखंड पीसीएस की परीक्षा, छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, इस सब के अलावा अगर एसएससी परीक्षा में भी बात करते हैं, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, इस सब की भी बात करें, सभी वनडे एग्जाम्स को हमने इसमें कवर किया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर बजट का, इस बार के बजट से कोई क्वेश्चन आएगा तो निसंदेह एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, इस सब के बारे में हमने बात की है। तो कहीं ना कहीं उसी पर हमने तैयारी करके ये आपके लिए जस्ट एक सिनॉप्सिस तैयार किया है। मैं वन बाय वन डिस्कस करता चलूंगा, बताता चलूंगा। इसमें आपको जो ध्यान रखना, दो बातों का रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना इस वीडियो को पूरा देखना बस। उसके बाद दोबारा जब आप वीडियो देखेंगे तब एक पेन और पेपर लेकर जो भी रिलेवेंट पॉइंट्स में लिखता जाऊंगा या समझाता जाऊंगा वो एक पेज पर समराइज कर लेना। आपको उससे क्या है, इसको रिवाइज करने में, रिपीट करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस बार के बजट को जो बोलते हैं इसे कहा जाता है सेंट्रल बजट। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि बजट राज्य सरकार भी पेश करती है आर्टिकल 202 के अनुसार, और सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है आर्टिकल 112 के अनुसार, लेकिन बजट शब्द नहीं है। सेंट्रल बजट है जिसको हम नाम दे सकते हैं 2017-18 का। ये बजट जो पेश किया गया भारत सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया गया। इस बार के जो बजट का थीम है, या फिर आप बोल सकते हैं जो एजेंडा है, वो थीम यह है कि बदलाव, मजबूती एवं स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अर्थात इस बार के बजट का थीम है ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। इस बार के बजट का थीम जरूर याद रखिएगा। अब बजट के संदर्भ में बात करते हैं कि हमने पहले भी बात की थी कि बजट में कुछ इनकम्स हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं। पहले संदर्भ में बात करते हैं कि हमारे सरकार को या भारत को जो रुपीज आने की प्रक्रिया, पैसे आते सबसे ज्यादा कहाँ से ये समझते हैं, क्योंकि अक्सर इनका क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा मनी कहाँ से आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा मनी खर्च करने का कहाँ पर जा रही है। पहले बात करते हैं रुपीज कम्स फ्रॉम, कहाँ से रुपीज आने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। रुपीज कम्स फ्रॉम, कहाँ से आते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ज्यादा पैसे कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, यहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले जो मनी की बात करते हैं, आने की, कम्स या मनी के बारे में बात करते हैं, वो मनी आने का प्रक्रिया जो है वो ये है कि सबसे पहले उधार या फिर जो देनदारी है उससे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, आप उधार लिख सकते हैं, या फिर लाइबिलिटी की बात करें वहां सबसे ज्यादा लगभग टोटल का 19% यहाँ पर मनी आता है। दूसरा पॉइंट जो बात करते हैं, उधार के बाद जो हमारे पास मनी आता है वो सबसे ज्यादा आता है कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर आप उसे बोलते हैं निगम कर। निगम कर या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ से भी लगभग 19% हमारे पास मनी आता है। टोटल मनी का लगभग 19% यहाँ से भी आता है। इसके बाद जो बात करते हैं निगम कर के बाद, निगम कर के बाद जो हमारे पास मनी आती है वो आता है आयकर, या फिर आप बोल सकते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यहाँ से इसके बाद मनी आता है। इनकम टैक्स से जो हमारे पास मनी आता है उसका वो लगभग 16% है। इसके बाद हमारे पास जो मनी आता है वो है उत्पाद शुल्क, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो हमारे पास आता है वो लगभग 14%, अर्थात टोटल मनी का 14% एक्साइज ड्यूटी आता है। इसके बाद बात करते हैं सेवा कर, या फिर सर्विस टैक्स। सेवा कर या फिर सर्विस टैक्स, इसका भी लगभग हमारे पास 10% यहाँ पर मनी आता है।
और जो लास्ट बात करते हैं इसके बारे में, वो बात करते हैं सीमा शुल्क। इसे आप बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी है ये भी लगभग 10%। इतने आंकड़े आपको याद रखने, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ये रिलीवेंट कैसे है, कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है कि किस क्रम में मनी आती है, ऑर्डर आपको बताना होगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा मनी कहाँ से आई, सिंपल सा जो उधार या देनदारी, ये सबसे मनी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, ये उधार या देनदारी टैक्स नहीं है। अगर क्वेश्चन यह आता है सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आया, तब आपको सही आंसर लगाना होगा निगम कर से, उसके बाद इनकम टैक्स से, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी। अर्थात इस क्रम को याद रखना होगा टैक्स के फॉर्म में अगर याद रखते हैं। अब इस संदर्भ में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा मनी जाता कहाँ पर है। तो जो सबसे ज्यादा मनी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर मनी की बात करें तो वो राज्यों के साथ जो बंटवारा होता है करों और शुल्क का, टैक्स और टैरिफ जो भी होते हैं उनका जो राज्यों के साथ, स्टेट्स के साथ जो बंटवारा है, कि जैसे कि सरकार को कुछ मनी मिली केंद्र सरकार को, उसको हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी सरकारों के साथ बांटना होता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो उनको पैसा जाता है, ये लगभग आप मानकर जो दिया हुआ आंकड़ा कुल मनी का 24% यहाँ पर जाता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है ब्याज अदायगी। आप इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी या फिर इंटरेस्ट पेमेंट। ये मनी जो जाती है ये कुल मनी का लगभग 18%। और इसके बाद अगर बात करते हैं अन्य खर्च की, ये लगभग 13%। हमारे लिए लगभग इतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पर फिर रिलेवेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा मनी कहाँ पर जाता है। सरकार ने, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सरकार ने 100 रुपए खर्च किए, उस 100 में से 24 रुपये कहीं ना कहीं टैक्स और टैरिफ्स के जो बंटवारा हो उसमें चले गए राज्यों को, राज्यों का हिस्सा मिला, 18 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट में उसको चले गए। इस सब के बारे में बात करते हैं। ये कुछ आंकड़े थे, इसको आपको समझना था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। अभी घाटे की बात करते हैं। एक घाटा कहा जाता है चालू खाते के बारे में बात करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसे हम शॉर्ट में CAD कैड भी बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, या फिर आप हिंदी में बोले चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटे की अगर बात करते हैं तो 2015-16 में ये 1% था, और इसको भारत सरकार ने जो आंकड़ा बताया कि 2016-17 में इसे 0.3% करने का बात है। ये रिलेवेंट पॉइंट है कि 2016-17 में करंट अकाउंट डेफिसिट कितने करने के बारे में बात हो रही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन रिलेवेंट पॉइंट, अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास इस समय भारत सरकार के द्वारा दिए गए बजट में आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो 20 जनवरी 2017 का आंकड़ा, अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार की बात कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो 361 अरब डॉलर। ये अक्सर इसलिए आपको बताया गया, अक्सर कुछ एग्जाम्स में, पीसीएस परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, कहीं ना कहीं पीसीएस परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि 361 अरब डॉलर जो रिजर्व है, इसका पूरा का पूरा एग्जैक्टली वो आपको ऑप्शन दे देंगे, 360, 365, या फिर इवन इसको भी 261 कर देंगे कंफ्यूज करने के लिए, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके बारे में था, ठीक है, ये इसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, मैंने पहले भी आपसे बात की थी जब कंसेप्चुअल पार्ट पर रहा था कि बजट में जो होता है 3 साल का अक्सर जिक्र होता है। यहाँ पर उसी संदर्भ में बात करने वाले हैं कि जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उनके कुछ वर्ष की बात करते हैं। अगर वर्ष की बात करते हैं, सबसे पहले जो है कि एक्चुअल आंकड़े जो भारत सरकार के पास आ चुके हैं वो 2015-16 के आ चुके हैं। जो 2015-16 के आंकड़े वो उनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरा एक 2016-17 के आंकड़े, 2016-17 के आंकड़ों को हम बोल सकते हैं अनुमान जो लगाया गया था।
आप अंग्रेजी में बात करें तो इसको एस्टीमेट बोलते हैं, एस्टीमेट आंकड़े जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब 2016-17 के ही 16-17 के ही संशोधित आंकड़े अर्थात जो अनुमान लगाया गया था और जो एक्चुअल में प्राप्त हुआ उसके बारे में। इसके बाद 2017-18 के फिर से अनुमान के आंकड़े, अर्थात फिर से जो भी हमने एस्टीमेट लगाया, इन चार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करनी है वो बात करनी है कि इन चारों में कुछ हमारे लिए इंपोर्टेंट घाटे हैं, जैसे कि डेफिसिट है, उनके बारे में बात करनी, जो अभी पीसीएस परीक्षाओं में सीधे तौर पर आपको क्वेश्चन लिखे मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व घाटे की। राजस्व घाटा अर्थात रिवेन्यू डेफिसिट, हम पहले ही डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में इसके बारे में, रिवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। रिवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो रिवेन्यू डेफिसिट 2015-16 में भारत सरकार का जो रिवेन्यू डेफिसिट रहा 2.5% रहा। 2.5% किसका? 2.5% हमारे जीडीपी का, अर्थात कुल जो जीडीपी है टोटल हमारी इंडिया की उसका 2.5% रहा। 2016-17 का जो अनुमान रहा, 2016-17 का अनुमान रहा था 2.3%, 2.3%, और संशोधित आंकड़ों से जो मिला वो मिला 2.1%। अब जब बात करते हैं कि 2017-18 का जो प्रेजेंट में बजट है उसमें भारत सरकार ने कितना आंकड़ा रखा, वो रखा है 1.9, अर्थात 1.9%। ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के बाद बात करते हैं ईआरडी। आपको शायद याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, ईआरडी अर्थात इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हिंदी में बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा, अर्थात राजस्व घाटे में से राज्य सरकारों को जो वो मनी दी गई थी जिनसे असेट्स क्रिएशन हुआ था उनको हमने माइनस किया था। तो अगर ईआरडी की बात करते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में भी 2015-16 का जो आंकड़ा था वो था 1.6%, 1.6%। 2016-17 का जो आंकड़ा रहा वो 1.2 अर्थात 1.2%, और 16-17 में जो संशोधित रहा वो 0.9%, 0.9%। ये यहाँ पर ईआरडी रहा। 17-18 के लिए, 2017-18 के लिए भारत सरकार का फिर से जो अनुमान है वो है 0.7% इसे रखने का, ईआरडी को 0.7%। इसके बाद एक और पॉइंट है वो है फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन याद रखना यहीं से आते हैं, फिस्कल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा। देखिए मैं इनको पूरा नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप पहला वीडियो देख चुके हैं, इसका मतलब सबके बारे में आपको जानकारी है। सिर्फ ये सब तो है कि आपने अगर कोई भी हमारे स्टूडेंट्स इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि इससे पहला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये सभी बातें वहां पर डिस्कस हो चुकी हैं। अब सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिस्कल डेफिसिट में अगर बात करते हैं 2015-16 का जो फिस्कल डेफिसिट रहा वो रहा 3.9%। अब 2016-17 के अगर अनुमान की बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की वो रहा 3.5%, और 2016-17 का जो संशोधित आया निकल कर, ये तो अनुमान लगाया था, जो एक्चुअल में हमको मिला वो मिला 3.2%, 3.2% ऑफ जीडीपी। और 2017-18 का अगर अनुमान की बात करते हैं तो इस बार जो लगाएगा वो भी 3.2% भारत सरकार के द्वारा। यहाँ से अभी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, आपको शायद याद होगा, बिहार पीसीएस में सीधे तौर पर अभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की अर्थात प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटों का जो अनुमान रहा, सबसे पहले अगर बात करते हैं प्राथमिक घाटे की कि 2015-16 के लिए 0.7%। इसके बाद 2016-17 के लिए जो अनुमान लगाएगा 0.3%, और जो इसका रिवाइज आया अर्थात जो संशोधित आंकड़े आए वो भी 0.3%। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि 2017-18 के लिए सरकार ने जो अनुमान लगाया वो 0.1% का अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा। इन सबको आपको याद रखना है, सब जीडीपी के कॉन्सेप्ट में। जीडीपी के कॉन्सेप्ट से मतलब है, मान के चले हमारी जीडीपी 100 रुपये है, उस 100 रुपये में से अगर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की तो 3 रुपये 90 पैसे यहाँ पर था। 16-17 में अनुमान लगाया था 3 रुपये 50 पैसे होगा, लेकिन रिवाइज होकर आया 3 रुपये 20 पैसे। अगली बार के लिए हमने 3 रुपये 20 पैसे लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं इस बारे में, अभी आपने सुना होगा
कि भारत सरकार ने फिर से बजट जो लाई, उसमें बजट में कुछ टैक्स में रिफॉर्म्स किए हैं। आप उनको रिफॉर्म्स कहने का अर्थ ये है कि उसमें कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जिससे कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली मिडिल क्लास फैमिली को फायदा होगा। क्योंकि आप याद रखना, मिडिल क्लास फैमिली सोसाइटी का सबसे बड़ा एक सेक्शन है, सबसे बड़ा वर्ग है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में बात करते हैं। टैक्स के बारे में बात करते हैं कि टैक्स को हम 3 पार्ट में बात करते हैं इसके, कि फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके अनुसार क्या है। वो लोग जिनकी एज 60 ईयर्स अर्थात 60 साल से कम है, उसके बारे में बात करते हैं। वो लोग जिनकी एज 60 से 80 के बीच में है, 80 ईयर्स के बीच, और वो लोग जिनकी एज मोर देन 80 है अर्थात 80 से ज्यादा है। इन तीनों के लिए अलग अलग बात करते हैं कि 80 से ज्यादा किसकी है, 80 से ज्यादा किसकी एज है उनके बारे में, और 60 से कम किसकी है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 0 से 2.5 लाख तक की बात है। पहले जो वो लोग जो जिनकी एज 60 ईयर से कम है, 0 से लेकर 2.5 लाख तक अर्थात 2.5 लाख तक जो भी कोई कमा रहा है उसे कितना देना है यहाँ पर 0%। जिनकी एज 60 से 80 है उनका 0 से 3 लाख जिनकी इनकम है उन्हें 0% टैक्स देना है, और जिनकी एज 80 से ज्यादा है, 80 ईयर से ज्यादा है, उन्हें 5 लाख तक 0% टैक्स देना है। ये वार्षिक बात कर रहे हैं, मंथली नहीं, याद रखना इस बात को, मंथली काफी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जिनकी इनकम यहाँ 2.5 से 5 लाख है, उनको जो टैक्स देना है, उनको सीधे तौर पर टैक्स देना है 5%, 5% ऑफ दैट इनकम। 60 से 80 में बात करते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से 5 के बीच है, उन्हें देना है कितना, अगर 60 से 80 की बात करें 3 से 5 लाख के बीच, उनको 5% टैक्स देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति जिनकी इनकम यहाँ पर बात करते हैं तो 5 लाख तक तो पहले ही आ चुका 0%, तो इनके लिए ये स्लैब है ही नहीं कि 5 लाख तक पहले ही आ चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति जिनकी इनकम 5 से 10 के बीच में है, 10 लाख तक, उनको 20% टैक्स देना है। यहाँ पर भी जिनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है उन्हें भी 20% टैक्स देना है, अर्थात उनको भी 5 लाख से 10 लाख कमाने वाले लोगों को 20% टैक्स देना है। और जो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर यहाँ पर 5 से 10 लाख तक जिनकी एज 80 से ज्यादा है उन्हें भी 20% टैक्स देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन जिनकी इनकम 10 लाख या फिर उससे ज्यादा है, इनफाइनाइट कितनी भी हो जाए, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, जो कि आप भविष्य में कमा लेंगे अगर मेहनत करते रहेंगे तो। 10 से अगर ज्यादा है इनकम, ज्यादा का मतलब है कि इनफाइनाइट कितने भी आपको 30% टैक्स देना है। यहाँ पर भी 10 लाख से ज्यादा होने पर 30% टैक्स देना है, और यहाँ पर भी 10 लाख से ज्यादा होने पर 30% टैक्स देना है, अर्थात 30% टैक्स आपको पे करना है। इसके बारे में जो हम बात करें, यहाँ पर भी याद रखना बदलाव क्या आया। पहला बदलाव तो यह है कि यहाँ पर 60 से 80 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, 80 ईयर्स में थोड़ा बदलाव है। और जो 10% का हमारा स्लैब था, जो 10% ब्याज देने का था, उसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलिए बात करते हैं इसके टैक्स के बाद में जो बात करते हैं कि टैक्स से संबंधित एक और पॉइंट यहाँ पर आया भारत सरकार के द्वारा, जिनकी भी इनकम अर्थात वो नागरिक देश के जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच जिनकी भी इनकम है, उनके बारे में प्रावधान ये किया गया है कि उनको 10% सरचार्ज देना होगा। जो अमीर लोग हैं जिनकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उनको 10% सरचार्ज देना होगा। सरचार्ज होता क्या है, इसे आप ये कह सकते हैं टैक्स पर टैक्स। जैसे कि आपने मान के चलिए 100 रुपये आप कमाते हैं, उस पर 10 रुपये आपका टैक्स हुआ, और आपको कहा गया कि इस पे 1% सरचार्ज लगेगा, तो जो आपने 10 रुपये टैक्स की, इसका 1% और, यानी कि 1 रुपये की अगर बात करते हैं, अर्थात 1% और की बात करते हैं 0.1, ये आपको अलग से देना होगा, ये सरचार्ज कहा जाता है। शेष की बात करें अगर, शेष क्या होता है, शेष एक अलग उद्देश्य से लगाया जाता है। जैसे भारत सरकार ने लगाया हुआ है कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रतिशत आपको इतना प्रतिशत शेष देना है, तो एक विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है, वो पैसा वहीं पर खर्च किया जाता है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि 10% सरचार्ज देना 50 लाख से 1 करोड़ के बीच। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 15% सरचार्ज देना है। ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखना, 10% कब देना है और 15% सरचार्ज कब देना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट में जो बात करते हैं बजट के बारे में कि वर्ष 2000 अगर बात करते हैं 2010 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो था आपको याद होगा कि एक मुहिम चलाई गई थी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर 2 अक्टूबर और 2014 से स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मुहिम चलाई गई थी। अभी क्या है कि 2019 तक उसे कंप्लीट करने की भी बात थी। वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती रहेगी, तो इसीलिए 1 करोड़ परिवारों को गरीबी की रेखा से बाहर, अर्थात 2019 तक भारत सरकार ने ये कहा है कि 1 करोड़ परिवार को गरीबी रेखा से बाहर किया जाएगा, अर्थात उनको गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ाकर, उनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर 2019 तक का, अर्थात जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी तब उनको बाहर किया जाएगा, अर्थात तब तक उनको ऐसे बाहर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इससे जुड़ा हुआ पॉइंट जो है मनरेगा का। मनरेगा के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा के बारे में बात करें तो मनरेगा के बारे में अगर ऐतिहासिक बात करते हैं तो 2005 में एक्ट आया था, 6 से शुरू हो गया, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले नरेगा था, 2009 में मनरेगा कर दिया। मनरेगा के तहत जो बदलाव आया है वो चीज अभी देखने को मिली कि इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 48% से बढ़कर 51% हो गई है। 48% से बढ़कर इसकी महिलाओं की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं 55% हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़कर 48% से 55% हिस्सेदारी हो गई है। इसमें जो मनरेगा के लिए जो आवंटित धन है, अर्थात जो इस बार के बजट में जो धन दिया गया है वो 48,000 करोड़ 48,000 करोड़ धनराशि भारत सरकार ने 2017-18 के बजट में आवंटित की। आपको याद जो रखना है यहाँ पर, एक तो कितनी मनी यहाँ पर अलॉट की गई मनरेगा के लिए, और महिलाओं की हिस्सेदारी 48% से बढ़कर कितनी हो गई 55%। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं, एक आपने याद होगा एक योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो चलाई गई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण के बारे में बात करते हैं कि 16-17 में अगर बात करते हैं 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में, तो इसमें लगभग 133 किलोमीटर 133 किलोमीटर सड़क पर डे बनाई गई। और इसकी तुलना किससे की? क्योंकि आपको पता होगा नरेंद्र मोदी सरकार है, तो किससे तुलना करके बताएंगे? प्रीवियस सरकार से। प्रीवियस किसकी थी? मनमोहन जी की। तो इससे तुलना इन्होंने क्या की? 2011 से 14 तक की तुलना की, जबकि मनमोहन अर्थात यूपी सरकार थी, इस दौरान इन्होंने बताया कि सर उस समय केवल 73 किलोमीटर पर डे सड़क बनाई जाती थी और अब हमने इसको बढ़ा दिया। पॉलिटिकल भी मान सकते हैं इसको, लेकिन हमारे लिए रिलेवेंट क्या है? 133 किलोमीटर पर डे सड़क पर बनाने की यहाँ पर 2016-17 में किया आया था। आंकड़ा ये है हमारे लिए रिलेवेंट। नक्सलवादी एरिया के बारे में बात करते हैं कि सड़क बनाई गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो नक्सलवादी एरिया के बारे में घोषणा की गई कि उन सभी इलाकों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जाएगा जहां पर व्यक्तियों की संख्या 100 या उससे ज्यादा होगी, उन इलाकों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं हिल एरिया की, ये तो हम बात करते हैं नक्सलवादी एरिया, नक्सलाइट। हिल एरिया की अगर बात करते हैं तो ये वो एरिया होते हैं जिसमें 500 लोग अर्थात 500 व्यक्ति उससे ज्यादा हो, उनको जोड़ने की बात होती है। और अगर बात करते हैं हिल एरिया के अलावा मैदानी क्षेत्र की अर्थात फील्ड की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर 1000 लोग या उससे ज्यादा हो, तो उनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने का प्रावधान है। अब यहां तक कवर करने की अगर बात करते हैं तो 2019 तक में 2019 तक का लक्ष्य दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि 2019 तक हम ये जो नक्सलवादी एरिया है उसमें 100 या उससे ज्यादा वाले व्यक्ति के एरिया को हम सभी एरियाज को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ देंगे। यहाँ पर फैक्ट जो ये दो बताए गए वो इसलिए आपको बताया गया ताकि आपको ये भी पता है हिल एरिया जो जोड़ा जाता है वो 500 व्यक्ति रहने वाले हों उस एरिया में, उसको या फिर उस ग्राम को आप कह सकते हो। 1000 फील्ड एरिया के बारे में बात करते हैं।
इसके लिए अगर आवंटित धन के बारे में बात करते हैं कि इसके लिए सरकार के द्वारा जो धन दिया गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए जो धन का आवंटन किया गया वो 27,000 करोड़ रुपए किया गया है। 27,000 करोड़ रुपए किया गया धन का आवंटन भारत सरकार ने। ये आपको फिर से फैक्ट याद रखना होगा कि 27,000 करोड़ रुपए दिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। क्लियर? इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन एक और पॉइंट है ग्रामीण विद्युतीकरण को लेकर। ग्रामीण विद्युतीकरण अर्थात सभी गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने को लेकर। तो ग्रामीण विद्युतीकरण में जो दिया गया, ग्रामीण विद्युतीकरण में ये दिया गया कि 1 मई 2018 तक, ये बेटा याद रखना कब तक, 1 मई 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की गई है। अर्थात 1 मई 2018 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी जाएगी। लक्ष्य है 2018 तक का। तो क्वेश्चन आपसे यह आ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा, क्वेश्चन जो आपसे आ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण 1 मई 2018 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं चलिए इसके बाद और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो रिलीवेंट है। एक फैक्ट ये रिलीवेंट है कि ग्रामीण भारत में जो स्वच्छता कवरेज है, जो भारत स्वच्छ अभियान था, वो स्वच्छता कवरेज अक्टूबर 2014 की में जो था वो अक्टूबर 2014 में वो 42% था और इसको अक्टूबर 2014 को अभी जो बढ़कर हो गया प्रेजेंट में वो हो चुका 60%। अगेन आप ये देख सकते हैं कि हम 2014 से तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, उस समय 42% था, अभी 60% हो गया। कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार सदन में ये भी जताना चाहती हो कि हमारी प्रतिबद्धता देखिए, हमने भारत में स्वच्छता को कितने स्तर तक ले जाने की कोशिश की है। तो अभी प्रेजेंट में 60% हो गया, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों में नए कौशल विकसित करने को लेकर, नए कौशल जो विकसित करने से है उसमें 2022 तक 2022 नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर हम बात करें कि 2022 तक कम से कम 5 लाख लोगों को 5 लाख जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राजगिरी प्रशिक्षण देने की बात की गई है 2022 तक। राजगिरी प्रशिक्षण का मतलब है जैसे कि आप गांव में देखते हैं कुछ लोग सड़क बनाने लग जाते हैं, कुछ लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग बाकी कार्य करते हैं, उन सब में थोड़ा ट्रेनिंग देने की बात है ताकि वो अपनी खुद की जीविका को चला सके, खुद की आजीविका को शुरू कर सके। इसी के बारे में उसमें बात है। तो ये 5 लाख लोगों को 2022 तक कंप्लीट करने की बात इस बार के बजट में 2017-18 में भारत सरकार के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट वन एक नाम है स्वयं। स्वयं अर्थात ये मुहिम चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा स्वयं नाम से। इसमें क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रदान करने हेतु या उसको करने के लिए स्वयं की जो योजना चलाई गई, प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया जिसमें क्या होगा कि 350 से भी ज्यादा मोर देन 350 से भी ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा। अर्थात जो पढ़ने को लेकर स्वयं का मतलब होता है अपने आप, आपको ऑनलाइन कोर्सेज दे दिए जाएंगे, आप वहां से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो है अर्थात आपसे रिलेवेंट क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्वयं क्या है। ए ऑप्शन हो सकता है किसी प्रकार की मिसाइल, बी ऑप्शन हो सकता है भारत सरकार का डिजिटल इंडिया बनाने के लिए एक मुहिम, तो कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। डिजिटल इंडिया की आप मुहिम इसको मान सकते हैं या फिर सीधे तौर पे ये दे दिया जाए कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए चलाया गया भारत सरकार की मुहिम है जिसका नाम स्वयं दिया गया। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट वन एक और मुहिम चलाई गई जिसका नाम दिया गया संकल्प। संकल्प जो नाम दिया गया है अर्थात संकल्प किस बारे में कि 4000 करोड़ की लागत इसमें लगाकर, आप इसमें लागत याद रखें, 4000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर 4000 करोड़ की लागत लगाकर एक संकल्प मुहिम लगाई कि लागत से आजीविका संवर्धन हेतु, जो आजीविका संवर्धन है अर्थात जो डेली की लाइफ है उसके संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम, कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम